नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आज 4 अगस्त 2022 है और दिन है थर्सडे। आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लोन राइट ऑफ्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रॉम दिस न्यूज़पेपर कॉल्ड ट्रिब्यून। फिर सेकंड आर्टिकल जो है ब्रिंग बैक द रूट, द हिंदू का ये आर्टिकल है। मालदीव्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद ने ये आर्टिकल लिखा है। बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आज हमें यहाँ पर इस आर्टिकल में पढ़ने को मिलती हैं। थर्ड वन, पेरिलियस प्रोवोकेशन, ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है जो नैन्सी पेलोसी है, उनकी जो विजिट हुई ताइवान में, तो उस पर लिखा गया ये आर्टिकल है। फोर्थ वन, ट्रेड वरीज, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लिखा गया एक आर्टिकल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। द फोर्थ वन इज़ अबाउट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, द हिंदू का ये आर्टिकल है। रिपिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी बढ़ती जाएगी, चाइना के साथ कंपैरिजन है, दुनिया की अलग अलग कंपनीज क्या सोचती हैं इसके बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो लेट्स क्विकली क्रैक ऑन। सबसे पहले बात करते हैं NPA के बारे में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में। यूनियन मिनिस्टर्स रिटन रिप्लाई इन पार्लियामेंट, हमारे जो नितिन गडकरी साहब हैं उन्होंने एक पार्लियामेंट में रिटन रिप्लाई ये दिया है कि बैंक्स हैव रिटन ऑफ लोन्स वर्थ 10 लाख करोड़ रुपीस इन लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर। इसको अगर हम डिवाइड करें तो आप समझ लीजिए कि हर साल 2 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो रिटर्न ऑफ किए जा रहे हैं बाय बैंक्स। आप में से शायद कुछ स्टूडेंट्स को ये रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है, NPA का मतलब क्या है, वो पता नहीं होगा। तो लेट मी क्विकली टेल यू। बैंक जो होती है, लेट्स से आप बैंक चला रहे हैं, राइट, यू आर एन ओनर ऑफ ए बैंक। तो जो डिपॉजिटर्स हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, जो पैसे डिपॉजिट करने के लिए आते हैं, वो जो पैसे हैं, लेट्स से एक कस्टमर ने आपके पास 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखे हैं, तो ये पैसे किसके हैं? डिपॉजिटर के हैं। जब भी ये डिपॉजिटर चाहे तब उसको ये पैसे आपको देने पड़ेंगे। आप उसको बदले में सेविंग अकाउंट में है तो कुछ इंटरेस्ट भी पे करेंगे, लेकिन ये पैसे आपके नहीं हैं, ये पैसे हैं डिपॉजिटर के। तो ये बैंक की क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। ये बैंक की एसेट नहीं है, ये डिपॉजिटर की एसेट है जो इसने बैंक के पास रखी है। बैंक की बुक में ये लायबिलिटी के सेक्शन में होगा कि ये पैसे जो हैं वो हमारे नहीं है, किसी और के पैसे हमारे पास है और इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, राइट। अब मान लीजिए कि ये व्यक्ति आते हैं जिसका नाम हम देते हैं नीरव मोदी, लेट्स से NM, राइट। तो नीरव मोदी जो हैं वो बैंक को कहते हैं कि मुझे आप दे दीजिए 1 लाख रुपए एज अ लोन। तो बैंक कहती है ठीक है, ले जाओ, 1 लाख रुपए दे दिए, राइट। बैंक के पास अपने खुद के 1 लाख रुपए थे तो वो दिए। 1 लाख रुपए खुद के थे या फिर डिपॉजिटर के थे, डजेंट मैटर। आपको तो बैंक के बारे में पता है कि गारंटी है कि बैंक में पैसे रखूंगा तो मुझे वो पैसे मिल जाएंगे, आज नहीं तो कल वो बैंक को आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब ये जो नीरव मोदी ने बैंक से पैसे लिए, तो वो नीरव मोदी की क्या हुई? ये नीरव मोदी की लायबिलिटी हुई, क्योंकि ये पैसे नीरव मोदी के नहीं है, ये तो उसने बैंक से लिए, लेकिन ये पैसे थे किसके? बैंक के पैसे थे। तो बैंक की ये क्या हो गई? एसेट, राइट। बैंक की ये एसेट है, और एक ऐसी एसेट जिस पर ना तो आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, ना तो वो प्रिंसिपल अमाउंट है वापस मिल रही है, तो वो क्या हो गया? इट्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक ऐसी एसेट जो किसी भी प्रकार का परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड NPA। जब लोन जो हैं वो वापस नहीं मिलती हैं, उसमें से लेट्स से 90 डेज तक आपको ना तो किसी प्रकार का इंस्टॉलमेंट मिला, तो ये ऑटोमेटिकली NPA कैटेगरी में चली जाती है। अब हम बात कर रहे थे रिटर्न ऑफ लोन के बारे में, या फिर लोन को राइट ऑफ करना जिसको कहते हैं, राइट। तो इसको समझ लेते हैं। राइट ऑफ वाला जो ये टूल है, इट इज़ यूज्ड बाय बैंक्स टू क्लीन अप देयर बैलेंस शीट्स। अब बैलेंस शीट जो होती है उसमें एक तरफ क्या होता है? एसेट होती है, एक तरफ होती है लायबिलिटी,
राइट। ये अकाउंट्स की बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है तो शायद आपको पता नहीं होगा, अगर आपने साइंस या फिर आर्ट्स किया है, लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पता होगा कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो हैं वो बैलेंस शीट जो बनाते हैं हम, तो उसमें आती है। ये एक बुक कीपिंग, अकाउंटिंग जो करते हैं ना, उसकी बात है। किसी भी बिजनेस का अकाउंट मेंटेन किया जाता है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, राइट। बैलेंस शीट फिर देखी जाती है, कितनी एसेट हैं, कितनी लायबिलिटी है, एक्सेट्रा। तो जो आपकी बैलेंस शीट हैं उसमें आपकी जो एसेट्स हैं वो अब एनपीए होने लगी हैं। बहुत सारी एनपीए हैं। फॉरगेट अबाउट माय हैंड राइटिंग, राइट, इग्नोर इट। मैं थोड़ा फटाफट यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये अगर बहुत ज़्यादा मीन्स हर साल आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, राइट। लास्ट ईयर लेट्स से आपके पास एंड ऑफ द ईयर 10,000 रुपये थे, फिर नया साल आ गया तो ये 10,000 रुपये थोड़ी आप जाने देंगे। आप ये पैसों का इस्तेमाल फिर नेक्स्ट ईयर भी करेंगे, राइट। बुक कीपिंग में ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो वैसे ही आपकी जो लोन्स आपने दी हैं, आपकी जो एसेट्स हैं एज ए बैंक, तो आप क्या करते हैं कि आपकी एनपीए बहुत ज़्यादा दिख रही है तो आप इसको राइट ऑफ करते हैं कि नए साल से एक क्लीन किताब में नया अकाउंटिंग करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर लोन्स जो हैं पैसा नहीं आ रहे तो चलो छोड़ दो उस बात को, ऐसा नहीं होता है। लोन को राइट ऑफ करने का मतलब ये नहीं है कि बैंक जो है वो आपसे पैसे नहीं वसूलेगी। बैंक की जो राइट टू रिकवरी है वो तो रहती ही है। जो लीगल तरीके से बैंक्स आपको परस्यू करेगी, उन पैसों को वापस लाने की, रिकवर करने की कोशिश करेगी, तो वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन बुक्स जो हैं उनको क्लीन किया जाता है, इन द सेंस के नए साल में वो जो पुरानी एनपीएज हैं उनको फिर जो पुरानी यानी कि 2-3 साल से वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है तो उसको हटाया जाता है और नए साल में नई बुक में, नए बैलेंस शीट में वो सारी चीज़ों को नहीं रखा जाता। लेकिन फिर साइड में एक अलग डिपार्टमेंट जो है वो रिकवरी डिपार्टमेंट जो होता है वो इसको चेज करता है लीगल तरीके से, एक्सेट्रा। लेकिन वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि जो रिटर्न ऑफ लोन्स हैं, अगर लेट्स से 100 रुपये की रिटर्न ऑफ की है आपने लोन्स, तो उसमें से पता है कितने पैसे एक्चुअली बैंक्स को वापस मिलते हैं? सारी प्रोसेस और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए 15 से 20 रुपये ही मिलते हैं। यानी कि 15 से 20% ही पैसे रिकवर हो जाते हैं। बाकी का क्या होता है, जो हम बहुत ही लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि चूना लग गया, वो चूना लग जाता है, बैड डेट। अब वो पैसे वापस कभी नहीं आएंगे। तो वाई एंड हाउ big defaulters manage a safe passage when small tiny borrowers cannot expect any mercy? अगर एक व्यक्ति ने होम लोन ली है, एक व्यक्ति ने अगर कार की लोन ली है, तो रिकवरी वाले फटाफट आ जाएंगे और आपको धमकाने लगेंगे कि देखिए पैसे नहीं पे किए तो घर खाली करना पड़ेगा, हम नीलाम कर देंगे, ये सारी चीज़ें, और होती भी हैं। लेकिन जो बड़े बड़े डिफ़ॉल्टर्स हैं उनको कोई पकड़ नहीं पाता है। तो ये एक बहुत ही रॉन्ग सिग्नल जा रहा है। इट्स अ वेरी बैड सिग्नल। बैड सिग्नल ये है कि जो रिच एंड माइटी हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो बैंक के ही पैसे लेकर चले गए और जिनके पास आज बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे लॉयर्स, ये सारी चीज़ें वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो इनको पकड़ना जो है वो सरकार के लिए या फिर बैंक्स के लिए इम्पॉसिबल सा हो गया है। और जो छोटे छोटे लोग हैं उनको ईजिली पकड़ा जाता है। और अनफॉर्चुनेटली जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स है, विलफुल डिफ़ॉल्टर्स की भी एक अलग ही पेडिग्री है, एक अलग ही कैटेगरी है। ये लोग ऐसे हैं जो लोन लेते हैं और उनको पता है कि ये लोन वापस वो पे करेंगे ही नहीं। आई नो सो मेनी पीपल, राइट, मीन्स आई डोंट नो देम पर्सनली, बट आई नो कि ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे शहर में कि वो क्या करते हैं, बड़ी सी कार लेकर आते हैं, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, मर्सिडीज़, राइट, बड़ी बड़ी कार्स जो हैं वो लोन पर लेते हैं। कुछ 4-5 इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे, फिर ये पैसे पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बाहुबली टाइप लोग हैं। और जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो भी बैंक्स को बता देंगे कि देखिए हम इन लोगों से तो पैसे वापस नहीं ले पाएंगे। फिर वो सेटिंग कर लेते हैं या फिर जो भी हैं। तो बैंक के मैनेजर थोड़ी वहाँ पर जाएंगे उस बाहुबली से पैसे वसूल करने के लिए। वो तो ऐसी एजेंसी को दे देते हैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट। कुछ पैसे आते हैं, कुछ पैसे नहीं आते। अगेन वही फिगर आ जाता है, 15-20% जितने पैसे जो हैं वो आ जाते हैं। फिर लेट्स से कई केसेस में, अलग अलग कैटेगरीज में, कई जगहों पर 50%, किस में 70%। लेकिन बैड डेट जो है ये तो होता ही है। बैड डेट इसको कहते हैं, राइट। तो जो मैंने आपको बताया ना, चूना लग जाता है, तो ये तो होता ही है। ऑन पेपर राइट ऑफ हैज़ टू बी स्मॉल एंड यूज्ड स्पेरिंगली। मीन्स
रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से देखा जाए एक्चुअली में क्या होना चाहिए कि राइट ऑफ जो है वो बहुत ही रेयर केसेस में आपको यूज़ करना है, लेकिन अब हमारे यहाँ पर रियलिटी ये हो चुकी है कि धड़ाधड़ ये राइट ऑफ हो रहा है और बहुत ही कम ऐसे केसेस में 100% पैसे जो हैं वो वापस आ रहे हैं। विलफुल डिफ़ॉल्टर का लिस्ट देखिए, पिछले 4 सालों के अंदर 10,306 ऐसे विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हुए और सबसे हाईएस्ट जो है वो 2020-2021 में 2,840 ऐसे विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हुए हैं। द राइट ऑफ अमाउंट जो हैं उसमें भी एक बहुत बड़ा उछाल हमें देखने को मिला है। 2021-2022 में इट वाज 1.57 लाख, राइट, दो डाउन फ्रॉम 2020-21, ये इस समय में जो था 2.02, उससे थोड़ा कम, लेकिन स्टिल इट्स इन 1.57 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ रुपीस, इतने बड़े अमाउंट की बात कर रहे हैं हम। तो कुछ सालों पहले जो था ये 2.34 था, उसके बाद 2.02, अब 1.57 है, बट स्टिल इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। एंड वी नो कि मेहुल चोकसी जैसे लोग जो हैं उन्होंने 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा का चूना जो है वो बैंक्स को लगाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हैं वो भी ये कहती हैं कि डिक्लाइन इन ग्रॉस एनपीए इन द बैंकिंग सिस्टम इज लार्जली एडेड बाय लोन राइट ऑफ्स, ए ट्रेंड इट हैज़ cautioned अगेंस्ट। यानी कि बैंक का एनपीए कम हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि लोन्स लेने वाले लोग जो हैं वो पे कर रहे हैं। विलफुल डिफॉल्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ राइट ऑफ बुक्स में वो पैसे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बुक्स में से उनको हटा दिया गया है। दैट डज नॉट मीन कि वो पैसे वापस आ गए बैंक्स के पास, यू नो। The write-off should be well within the policy parameters with a detailed account of all the effort being made to recover the money and must also be subject to scrutiny. A free run for the big defaulters is an affront. यहाँ पर ये लाइन, बॉटम लाइन ये कहती है कि जो राइट ऑफ किए जाते हैं तो उनके भी पॉलिसी पैरामीटर्स होने चाहिए और रिकवर करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपने की है वो सारी चीज़ों की डिटेल्स, और ये जो डिटेल्स आप डाल रहे हैं उसके ऊपर भी एक स्क्रूटिनी होनी चाहिए कि सारी डिटेल्स बराबर डाल रहे हो, नहीं डाल रहे हो, तो क्लियर पिक्चर जो है वो हमारे सामने आए। दोस्तों, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये आर्टिकल जो है ये मोहम्मद नशीद साहब ने लिखा है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है मालदीव्स के। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। 2 अगस्त का जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है, अगर वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इट्स अवेलेबल। आज सुबह ही इसको लॉन्च किया है। तो इस करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने बताया है कि जो श्रीलंका का पोर्ट है हम्बनतोता पोर्ट, तो इसमें एक चाइनीज़ मिलिट्री वेसल जो है वो आने वाला है। एक स्पाई शिप जो है चाइना की यहाँ पर आने वाली है, और वी नो के हम्बनटोटा पोर्ट जो है ये अब चाइना के पास आ चुका है। 99 ईयर्स के लिए इसने अपना कंट्रोल जो है वो यहाँ पर स्थापित कर लिया, क्योंकि चाइना ने इसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। श्रीलंका की सरकार जो है वो पैसे वापस नहीं दे पाई, तो अब चाइना जो है इसने टेक ओवर कर लिया इस पोर्ट को। और भारत और श्रीलंका के बीच में एक 1987 का एक करार है, एक एग्रीमेंट है कि किसी भी पोर्ट्स का इस्तेमाल जो है वो एंटी इंडिया पर्पस के लिए नहीं किया जाएगा। तो श्रीलंका की सरकार जो है वो फिलहाल एक कैच 22 सिचुएशन में है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि चाइना जो है वो इंडियन ओशियन में अपना जो एक वर्चस्व जो है उसको और ज़्यादा स्थापित करना चाहता है। उनके इंटरेस्ट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और वन बेल्ट वन रोड OBOR जो हैं, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। एक तो है मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव MSRI, और दूसरा जो है दैट इज़ सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट SBER। आज हम ज़्यादातर ये मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव के बारे में ही बात करने वाले हैं। अब पिछले 1000 या फिर 1000 से ज़्यादा साल की हिस्ट्री को देखेंगे, इंडियन ओशियन की हिस्ट्री और इंडियन ओशन के साथ सटे हुए देशों की हिस्ट्री देखेंगे, तो यू विल फाइंड कि बहुत सारे ऐसे पावरफुल देशों ने यहाँ के ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो फेल ही रहे। राइट, द फेल क्यों रहे उसके पीछे रीज़न ये है कि इंडियन ओशियन के अलग अलग देशों के अलग अलग परिवार जो हैं, अरेबियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, इंडियन पेनिनसुला, बे ऑफ बंगाल, श्रीलंका, मालदीव्स और दूसरे छोटे बड़े आइलैंड देश के बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो परिवार ट्रेड को कंट्रोल करते थे, और सदियों से वो इस ट्रेड को कंट्रोल करते आ रहे हैं। राइट,
मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि आई थिंक 2 साल हो चुके होंगे इस बात को, 1.5-2 साल पक्का। 2 years ago आई विजिटेड ए प्लेस इन कच्छ, राइट। मांडवी नाम की जगह है। अब मांडवी जो है ये कच्छ का एक पोर्ट सिटी है, और मांडवी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास है। मैं वहाँ पर गया था, मेरे एक फ्रेंड जो है वो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर हैं, तो ही टुक मी टू सी डिफरेंट प्लेसेस इन मांडवी। तो मांडवी जो है वो यहाँ पर आता है, ये जो आप देख रहे हैं ना गुजरात का ये वाला पोर्शन जो गल्फ ऑफ कच्छ है, तो यहाँ पर आता है। तो वहाँ पर मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जो शिप मेकिंग बिजनेस में हैं, राइट। वो बोट्स बनाते हैं, बड़ी बोट्स। इट्स नॉट लाइक टाइटैनिक टाइप की बड़ी नहीं, लेकिन रीजनेबली बड़ी बोट्स बनाते हैं। और वहाँ पर जो ये जो भैया थे, तो उनके ग्रैंडफादर वाज आल्सो देयर, तो उनके साथ भी मुलाकात हुई, और वो पूरी हिस्ट्री बता रहे थे कि मीन्स यू विल बी अमेज्ड टू नो दिस फैक्ट कि जो व्यक्ति वास्को डी गामा को केप टाउन से इंडिया लेकर आया, तो वो भी मांडवी का था। वो एक कच्छ का व्यक्ति था जिसको कच्छी कहते हैं, तो वो एक कच्छी मराइनर था। और दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल। मैं बात यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड कि अलग अलग शहरों की अलग अलग, जो भारत के अलग अलग उस टाइम के पोर्ट सिटीज़ हैं, तो बहुत सारे ऐसे परिवार थे, ऐसे ऐसे जो शिप बनाते थे, जो ट्रैवलिंग करने के लिए जाते थे। और एनसीईआरटीज़ में भी मुझे अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो याद आ रहा है कि एनसीईआरटीज़ में भी एक चैप्टर मैंने पढ़ा था बहुत सालों पहले कि जो बोहरा फैमिलीज़ थे, जो जो जिनको गुजरात में आज उनको वोरा कहते हैं, वोरा मुसलमान जो हैं। तो एक समय था जब बहुत बड़ा ट्रेडिंग जो है वाया ओशियन, तो ये बड़े जो ऐसे जैसे टुडे वी हैव अदानीज एंड अंबानीज, तो उस प्रकार के उस समय पर ये बोहरा परिवार था जो उनकी ही शिप्स जो हैं वो चलती रहती थी। तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल। ऐसा तो हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये अरेबियन पेनिनसुला में ऐसे कुछ परिवार थे, ये स्वाहिली कोस्ट जो हैं, तो यहाँ पर ऐसा था। मलाका तक, स्टेट ऑफ मलाका जो यहाँ पर हैं, गुजरात का तो मैंने आपको बताया। मालाबार कोस्ट जो है पूरा बे ऑफ बंगाल रीजन में, राइट। तो हर जगह पर। और इब्न बतूता का नाम आपने सुना होगा। तो इब्न बतूता जो हैं उन्होंने एक किताब लिखी है रिल्हा। तो इसमें ये कहते हैं कि वो मालदीव्स गए थे और इंडियन ओशियन के बारे में कहा कि कैसे ट्रेडिंग पोर्ट्स थे और कैसे पोर्ट सिटीज़ और अलग अलग प्रकार के वेसल्स यानी कि शिप का इस्तेमाल होता था, कैसे कार्गो जो है वो ट्रेड किया जाता था, मर्चेंट फैमिलीज़, ये सारी चीज़ों के बारे में इब्न बतूता जो एक ट्रैवलर थे, मोरक्को के ट्रैवलर थे, as far as I can remember. Yes, I think he was from Morocco. तो अगेन बहुत साल पहले ये चीज़ें पड़ी थी, आज जब बात कर रहा हूँ तो पॉपअप हो रही है दिमाग में। तो आई एम टेलिंग यू कि ही वॉज फ्रॉम मोरक्को। आप चेक कर लीजिएगा एक बार। आई एम 99% श्योर ही वॉज फ्रॉम मोरक्को। काफ़ी फेमस है इब्न बतूता। तो उन्होंने अपने ट्रैवल्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं। तो उन्होंने ये पूरे रीजन की, नाउ यू कैन सी कि मैं बात कर रहा हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जो अफ्रीका के एक देश का है और दुनिया के अलग अलग, ना मालदीव्स भी वो व्यक्ति गया, भारत और कितनी सारी जगहों पर उन्होंने ट्रैवलिंग किया। और पोर्तुगीज़ जब आए, आज बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं, मैं ये आई डोंट नो कि ये लेक्चर ख़त्म कर पाऊँगा या नहीं। लेट मी टेल यू, दुनिया को 3 चीज़ों ने हमेशा के लिए बदल दिया। ये जीप कॉम्पास की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला जो कॉम्पास होता है, राइट, मैग्नेटिक कॉम्पास। फिर देन वॉज गन, बंदूक ने, और प्रिंटिंग। ये 3 चीज़ों ने पूरी दुनिया को बदल दिया। लोगों के पास जब कॉम्पास आया तो वो अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करने लगे। फिर बंदूक आई तो वहाँ पर ट्रैवलिंग के साथ साथ उनके ऊपर आप कंट्रोल भी कर सकते हो, राइट, फिजिकल कंट्रोल। और मेंटल कंट्रोल के लिए देन यू हैव प्रिंटिंग। तो किताबें बना दी, बुक्स बना दी और लोगों को कहा कि ये पढ़ो, यही राइट है। बीइंग वेरी ब्रीफ हियर, लेकिन आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप थोड़े बहुत समझ जाएंगे चीज़ों को। आप एनालाइज खुद कीजिएगा। आई एम गिविंग यू जस्ट दिस पॉइंट कि ये 3 चीज़ों ने पूरी दुनिया को बदल दिया, ये 3 इनोवेशंस ने। तो पोर्तुगीज़ जब यहाँ पर आए तो मोस्टली सारी चीज़ें थी, गन भी थी,
कॉम्पास भी था उनके पास, और ये पेपर प्रिंटिंग और ये सारी चीज़ें भी, टेक्नोलॉजी जो है वो आ चुकी थी। तो इंडियन ओशन में उन्होंने क्या किया कि ये लोकल परिवार जो हैं, जो ट्रेडिंग करते थे, उनसे ये सारे हक छीनने की कोशिश की। फिर डच आए, ईस्ट इंडिया कंपनी, लेटर फिर ब्रिटिश एम्पायर। तो इन्होंने क्या किया, पोर्ट सिटीज़ को कैप्चर कर लिया, क्योंकि पता था कि ट्रेड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन रिमेंबर, हमारी बातचीत कहाँ से स्टार्ट हुई थी? चाइना से। क्यों चाइना इंडिया के अलग, इंडियन ओशन के अलग अलग शहरों में अपने पोर्ट स्थापित करा? ग्वादर, फिर जिबूटी वाला पोर्ट, एंड देन यू हैव दिस हम्बनटोटा एक्सेट्रा। बांग्लादेश में भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और म्यांमार में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। Again, not going into too many details, the British colonial rule consolidated cargo in several bigger port cities. Britain's advocacy of free trade also gave opportunity for local traders to freely trade within the Indian Ocean states. फिर ब्रिटिश ने कंट्रोल किया, राइट, बड़े पोर्ट्स बनाने की शुरुआत की ये वो, लेकिन उस टाइम पर भी उनको छोटे छोटे ट्रेडर्स को बिजनेस करने की अनुमति देनी ही पड़ी, और उससे ब्रिटिश राज का भी फ़ायदा हो रहा था। तो इंडियन ओशियन रिम पोर्ट्स जो हैं, उनका जो रेजिलियंस है वो देखिए कि कितने हज़ारों सालों से कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो छोटी बोट से, धोस और धोनी से जो ट्रेडिंग होता आया है, तो ये एक प्रकार की कनेक्टिविटी है, जो कहते हैं ना कि एक ऐसी जोड़ है जो कभी टूट नहीं सकती, फेविकोल का जोड़, इट्स लाइक दैट। एंड यहाँ के जो नेविगेटर्स थे, तो वो मास्टर मराइनर्स थे, उनके पास विंड की, करंट की, रीफ्स की, शैलो ऑफ सी, ये सारी चीज़ों की अच्छी नॉलेज थी उनके पास, और ट्रेड क्रेडिट टाइज थी। एंड यू विल बी शॉक्ड, आप इसमें और ज़्यादा डीप जाएंगे जब भी कोई किताब पढ़ेंगे, देन यू विल फाइंड कि कई बार ऐसा होता था कि भारत की मीन्स आप भारत के ट्रेडर्स जो हैं वो अफ्रीका जाते थे, और वहाँ पर उनको क्रेडिट में चीज़ें भी मिलती थी। यू कैन इमेजिन कि अब दूसरे देश का ना तो टेलीकम्युनिकेशन, ना तो एड्रेस, ये सारी, लेकिन इतना विश्वास था, इतना ज़्यादा ट्रेड हो रहा था। तो ऐसे काम जो है वो पहले चल रहा था। अब चाइना जो है वो क्या करना चाहता है? चाइना ये अलग अलग जगहों पर ये पोर्ट्स बनाना चाहता है, और बाय द वे पोर्ट्स के माध्यम से वो, जैसे ब्रिटिश राज ने सारा ट्रेड अपने कंट्रोल में ले लिया, तो वैसे ही वो बड़े बड़े सपने दिखा रहा है कि हम आपके यहाँ पर बड़े पोर्ट्स बनाएंगे, आप काफ़ी बिजी रहेंगे, ये वो। श्रीलंका को यही कहा, और श्रीलंका की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई। होस्ट कंट्रीज ऑफ बेल्ट एंड रोड पोर्ट्स हैव गॉन और आर गोइंग बैंकरप्ट। वी नो श्रीलंका, फिर ईस्ट अफ्रीका के पोर्ट्स भी उतने कोई खास प्रॉफिटेबल नहीं हैं। पाकिस्तान भी कभी भी सॉवरेन डिफ़ॉल्ट कर सकता है। तो बेसिक आर्ग्यूमेंट यहाँ पर क्या है? आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं ना, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं छोटे ट्रेडर्स, तो इनको हमें प्रमोट करते ही रहना चाहिए। भले ही हम बड़े पोर्ट्स बनाएं, इट्स गुड, लेकिन बड़े पोर्ट्स के साथ साथ छोटे ट्रेडर्स का ये जो सदियों से व्यापार चलता आ रहा है, राइट, हज़ारों सालों से चलता आ रहा है, तो इसको हमें और ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, और इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की। और सिर्फ ऐसा नहीं, भारत की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल इंडियन ओशन रीजन। In one form or another, the Indian Ocean states still maintain their maritime heritage. अब देखिए, बुर्ज अल अरब जो होटल हैं, उसका अगर आपने वो देखा होगा, उसका शेप कुछ इस प्रकार का है। तो एक सेलिंग बोट जो है ना, इस प्रकार से इसका शेप बनाया गया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बुर्ज खलीफा, आई एम टॉकिंग अबाउट बुर्ज अल अरब, जो एक होटल है दुबई में, उसका शेप कुछ इस प्रकार का है। और पूरा उसका शो था, तो जो वहाँ के राजा हैं उनको फिर ये फाइनली एक इंजीनियर कहते हैं कि इस सेलिंग शिप की तरह इसका बनाया जाए। तो फिर उसको बहुत ये डिज़ाइन पसंद आई, क्योंकि उनके हेरिटेज के साथ जुड़ी हुई ये चीज़ है। तो दिस इज़ द थिंग दैट वी नीड टू मेंटेन। और शिप टाइप, विंड, फ्यूल, हाइब्रिड प्रोपल्शन, ये सारी चीज़ें अब आने वाले समय में और ज़्यादा, सोलर बोट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा एफिशिएंसीज लाएगी। और सारे देश जो हैं इंडियन ओशन के, उनको मिलकर इसमें इंडिया एक बहुत बड़ा स्टैंड ले सकता है, और हमें छोटे बड़े व्यापार जो होते रहते हैं तो उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो आई होप बहुत सारी चीज़ें आपको इस आर्टिकल में पढ़ने को, सीखने को मिली होगी। आपकी स्क्रीन पर हैं नैन्सी पेलोसी। इनके बारे में मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, और कहते हैं कि ये जो विज़िट उन्होंने की, ये रिस्की थी, इल टाइम थी और प्रोवोकेटिव थी। आई एम गोइंग टू बिट क्विक हियर। ये टॉपिक हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यूएसए ये दिखाना चाहता है कि हम चाइना से नहीं डरते, और हमारा जो एक हमारा जो वचन है कि हम ताइवान को डेमोक्रेटिक रखेंगे और दुनिया जो है उसको रक्षा करने के लिए अमेरिका खड़ा हुआ है, तो ये हमारा जो वचन है उसका हम पूरा पालन करेंगे।
अब अमेरिका का इंटेंशन क्या है, ताइवान की डेमोक्रेसी को मेंटेन करना, चाइना को डराना, वी डोंट नो, बट वी हैव टू बी बिट केयरफुल हियर, क्योंकि एक तरफ रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसकी वजह से अब नया कोल्ड वॉर स्टार्ट हो ही चुका है। वर्ल्ड वॉर 3 हमें नहीं देखना है, राइट। लेकिन जिस प्रकार से 2022 में इतने लेटेस्ट ज़माने में अगर इस प्रकार का ट्रेडिशनल वॉर होता है तो ये एक चिंता का विषय तो है ही। तो वी आर एक जो वर्ल्ड वॉर 3 का जो एक भय है वो भी अब पैदा हुआ है। और यूक्रेन में जो हुआ तो उसमें यूएसए ऐसे ही बच नहीं सकता। वी नो के इससे पहले भी मैंने लेक्चर्स बनाए थे, आपने देखे होंगे, हमने डिस्कशन पे की थी कि नाटो का कंटिन्यूस ऐसे ईस्टर्न एक्सपांशन जो है, व्लादिमीर पुतिन ने कई बार बताया था कि देखिए ऐसा मत कीजिए, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, लेकिन अमेरिका माना ही नहीं और फिर फाइनली रशिया ने अटैक कर दिया। अब जो ये विजिट हुई है तो चाइना इज़ नॉट गोइंग टू, चाइना ऐसे ही थोड़ी बैठे रहेगा, चाइना भी अपना मिलिट्री एग्रेशन जो है वो ताइवान के ऊपर और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो अब भारत को ये सारा जो हो रहा है तो भारत को थोड़ा सोच समझ कर चलना चाहिए, राइट, इन द सेंस कि ऐसा नहीं है अब डरने की बात है, लेकिन वी हैव टू ऑब्जर्व थिंग्स कि यूएसए क्या कर रहा है। यूएसए हमारे कंधे से अगर चाइना पर गोली से चाइना को हिट करना चाहता है तो वी शुड नॉट अलाउ दैट। हमारे कंधे पर बंदूक रख के अगर वो चाइना को मारना चाहता है तो वी शुड नॉट अलाउ यूएसए टू डू दैट। हमें उनके साथ भी रिलेशन मेंटेन करना है, लेकिन चाइना के साथ जो इश्यू है उसको बायलैटरल अगर हम सोल्व करें तो इट विल इटसेल्फ इंडिकेट कि भारत जो है वो अपनी रक्षा जो है वो खुद करना चाहता है। ट्रेड के आंकड़ों के बारे में बात करते हैं। जुलाई का जो प्रोविंशियल ट्रेड डेटा है वो आया है और एक्सपोर्ट जो है वो पिछले 17 महीनों में कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला। इतना बड़ा नहीं था लेकिन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, यानी कि एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं, इंपोर्ट्स में 44% जंप, और इसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा तो फिर रुपये पर भी प्रेशर आएगा और जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो अभी थोड़ा कम हुआ है। उसके पीछे रीज़न भी है कि देखिए यूरोप और यूएसए और इनकी मार्केट देखेंगे तो रिसेशन और ये सारी चीज़ें, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो वो भी अब पैसे जो हैं वो उतने खर्च नहीं करेंगे। चिंता का विषय यह है कि इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, गारमेंट्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये सारे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं तो इनके एक्सपोर्ट में हमें ड्रॉप देखने को मिला है। और एडवांस्ड इकोनॉमीज़ के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि क्लियर स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा है। S&P ग्लोबल PMI जो आया है यूएस और यूरोजोन का, तो उसमें भी ये देखने को मिला है कि चीज़ें अभी उतनी ज़्यादा रीएश्योरिंग वहाँ पर नहीं है। और यूएसए और यूरोजोन भारत के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत का जो गुड्स एक्सपोर्ट है तो लगभग थर्ड जितना, पकड़ लीजिए 33-35% जितना जो है वो हम इन दोनों क्षेत्रों को बेचते हैं, तो वहाँ पर डिमांड कम है। तो दिस इंडिकेट्स के आने वाले समय में भारत के ऊपर भी ये एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से भारत का एक्सपोर्ट और हमारे बिजनेसेस जो हैं तो उसमें थोड़ा स्लो डाउन हमें देखने को मिल सकता है। बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में। ये रिपोर्ट के बारे में हमने पहले भी बात की, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022, आई थिंक 10-15 दिन पहले बात की थी। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो इस साल 8 बिलियन होने वाली है और 2050 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो जाएगी 9.8 बिलियन। और भारत जो है वो चाइना की पॉपुलेशन को 2023 में टेक ओवर कर लेगा। और चाइना की पॉपुलेशन जो है बाय आने वाले कुछ सालों के अंदर अगर आप देखें तो चाइना की लेट्स से 2050 के आसपास अगर आप देखेंगे तो चाइना की पॉपुलेशन जो है ज़्यादातर 500 मिलियन जितने लोग जो हैं चाइना के, उनकी एज जो है वो आप समझ लीजिए 500 मिलियन जितने लोग की एज 60 से ज़्यादा होगी। लेकिन 2050 के आसपास भारत में सिर्फ टोटल पॉपुलेशन होगी 1.7 बिलियन और उसमें से सिर्फ 330 मिलियन लोग 60 या फिर उससे ज़्यादा होंगे। दैट मीन्स कि आने वाले 30 सालों तक भारत जो है वो एक यंग देश रहेगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो हम डेफिनेटली उठा सकते हैं। और यहाँ पर डेलॉइट का एक डेलॉइट इंसाइट आया था सितंबर 2017 में, वो कहता है कि इंडियाज़ पोटेंशियल वर्कफोर्स टू राइज फ्रॉम 885 मिलियन टू 1.08 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 2 decades फ्रॉम टुडे, remain above the billion people for half a century, betting that this new workers will be much better trained, educated। और आने वाले 50 सालों में भारत जो है
उसका काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ऐसा डेलॉइट का कहना है। मैकिन्जी एंड कंपनी का जो रिपोर्ट आया था इंडिया टर्निंग पॉइंट अगस्त 2020 का ये रिपोर्ट है। तो इसमें यह कहा गया है कि डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन, सप्लाई चेन में जो शिफ्टिंग आएगी, अर्बनाइजेशन, राइजिंग इनकम, डेमोग्राफिक शिफ्ट्स, ये सारी चीज़ों की वजह से भारत की इकोनॉमी जो है 2030 तक 2.5 ट्रिलियन की हो जाएगी और काफ़ी सारी जॉब्स जो हैं वो ये सपोर्ट करेंगे। इकोनॉमिस्ट जो हैं ये भी ऑप्टिमिस्ट हैं, आशावादी हैं भारत को लेकर। कहते हैं कि ये जो पेंडेमिक है उसकी वजह से, पेंडेमिक के बाद जो हैं 4 पिलर्स काफ़ी अच्छा प्रूव करेंगे कि एक तो सिंगल नेशनल मार्केट, जीएसटी एक्सेट्रा, रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट, फिर सप्लाई चेन चाइना से यहाँ पर आ जाएगी और आईटी और दूसरी हाईटेक टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो जनरेट होगी और बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा। फाइनेंशियल टाइम्स का जो एक आर्टिकल आया है, डेमोग्राफिक्स, इंडियन वर्कर्स आर नॉट रेडी टू सीज द बैटन। तो यहाँ पर कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से और लैक ऑफ स्किल की वजह से उतना ग्रोथ नहीं हो पाएगा जितना हो सकता है। लेकिन भी नो कि जब चाइना ने शुरुआत की थी और आज का भारत देखें आप, तो आईटी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो हर जगह पर अवेलेबल हैं और वी ऑल आर यूजिंग इंटरनेट की वजह से भी एक बदलाव आया है। फिर चाइना में एक हुकौ सिस्टम है। हुकौ सिस्टम में ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति वहीं पर ही रहेगा, शहर में अगर आपको शिफ्ट होना है तो इट्स लाइक वीज़ा जैसे हम अप्लाई करते हैं ना, वैसे ही सिस्टम है। और चाइना की सिस्टम ये है कि वहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, दादा दादी, नाना नानी, तो वो बच्चों को संभाल रहे हैं और मदर और फादर जो हैं वो सिटी में रह रहे हैं। तो आज भी चाइना में ज़्यादातर जो लोग हैं वो रूरल एरिया में रह रहे हैं और उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। जो ग्लिटर और शाइनी चीज़ हमें देखने को मिल रही है दैट इज़ लिमिटेड टू बड़े बड़े शहर। ऐसा नहीं है कि चाइना के हर एक क्षेत्र में हमें डेवलपमेंट देखने को मिला है, नहीं। तो भारत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ऑप्टिमिज़म ये है कि भारत में ग्रोथ जो है वो हर जगह पर हमें देखने को मिलेगा। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि ये यंग रहेगा हमारा देश। तो अगेन वही बातें जो हैं वो बार बार आती है, लेकिन ये बातें ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। एंड आई एम ग्लैड के आई एम प्लेइंग ए वेरी टाइनी रोल, बट आई एम प्लेइंग ए टाइनी रोल इन एजुकेटिंग द यंगस्टर्स ऑफ इंडिया। तो एजुकेशन इज़ गोइंग टू बी नंबर 1 एसेट ऑफ आवर कंट्री। जितने ज़्यादा एजुकेटेड हमारे यंगस्टर्स होंगे उतना ही भारत को फ़ायदा होगा। ये एक देश सेवा ही है। नंबर 2, स्किल्स। सिर्फ जो पुस्तकी ज्ञान है उससे कुछ नहीं होगा, आपके अंदर एक स्किल्स भी होनी चाहिए। अगेन जो सेल्फ डेवलपमेंट और जो किताबें पढ़ने की मैं बात करता हूँ आपको, और वे ऑफ लाइफ। देखिए एजुकेशन, डिग्री इज़ इम्पोर्टेंट, आई एम नॉट रिजेक्टिंग दैट, आई एम नॉट सेइंग कि आपके पास डिग्री नहीं होनी चाहिए। आप छोड़ दीजिए डिग्री, ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, ये लेक्चर्स देखिए, आप सफल हो जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट, ऐसे कोई ख्याली पुलाव यहाँ पर नहीं पका रहा हूँ। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं दैट इज़ इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसी के साथ साथ जीवन जीने की कला भी हमें सीखनी है। स्किल्स जो हैं, काम करने की स्किल्स के साथ साथ जीवन जीने की स्किल्स, टीम वर्किंग एक्सेट्रा, सॉफ्ट स्किल्स, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। एंड देन हेल्थ। ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर हम हमारे यंगस्टर्स को दें, एजुकेशन, स्किल्स और हेल्थ, तो भारत जो है वो हम सोच नहीं सकते। ये सारे आंकड़े गलत हो जाएंगे, उतनी स्पीड से हम तरक्की कर पाएंगे, राइट। तो दिस इज़ द थिंग एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको आज के सारे आर्टिकल्स अच्छी तरीके से समझ में आगे होंगे। और अगर आपको लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस ऑन यूट्यूब, तो प्लीज़ इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग इट। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो नहीं कर रहे हैं, राइट, इट इज़ फॉर यू गाइज, प्लीज़ शेयर इट। अब देखिए, आपके ही कुछ बैचमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, ये लेक्चर्स को हर रोज़ देखते हैं और वो शेयर करते हैं, तो आप क्यों नहीं करते? आप कीजिए। आप शेयर करेंगे, इट विल क्रिएट ए डिफरेंस एंड वी वांट टू सी अ डिफरेंस। थैंक यू वेरी वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।